हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जिसको हिंदी में बोला जाता है वैश्वीकरण और कह सकते हैं भूमंडलीकरण। ओके, दोनों सेम ही नेम है। जानते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम जानेंगे वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वैश्वीकरण का इतिहास क्या होता है, वैश्वीकरण के प्रभाव नकारात्मक सकारात्मक दोनों तरह के प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे, वैश्वीकरण के आयाम के बारे में जानेंगे, राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक, ये तीनों आयाम कौन कौन से होते हैं। ओके, तो मैं तनु रावत स्टार्ट करती हूँ अपना टॉपिक। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वैश्वीकरण का अर्थ। तो जानते हैं सबसे पहले वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो हम पहले शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो वैश्वीकरण जो है, इसका ये शब्द बना है विश्व जमा एकीकरण से। विश्व का मतलब पूरा विश्व, विश्व के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो सब विश्व के अंदर आ जाते हैं। और एकीकरण मतलब आपसी सहयोग। जब एक छत के नीचे आकर एक दूसरे की मदद करना, मतलब जब विश्व के सभी कंट्री सभी लोग एक छत के नीचे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं, आपसी सहयोग में वृद्धि होती है, इसी को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। ओके, अब भूमंडलीकरण अगर वर्ड आ जाए तो आप डरिएगा मत, आप सोचिएगा कि दोनों सेम ही वर्ड होते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि अलग अलग होगा। तो भूमंडलीकरण का भी शाब्दिक अर्थ हम देख लेते हैं, ताकि कुछ भी वर्ड आए तो आप उसका शाब्दिक अर्थ भी बता सकें। तो भूमंडलीकरण को अगर हम पढ़ते हैं तो भू जमा मंडलीकरण, इस तरीके से ये शब्द बनता है। भू मतलब भूमि, धरती, धरती में रहने वाली सारी कंट्रीज सब लोग आ जाते हैं। और मंडलीकरण मतलब होता है समाहित करना, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही, या इनको समाहित करना ही भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इतिहास की। आप ये मैंने अभी शाब्दिक अर्थ की डेफिनेशन बताई, अभी हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं इतिहास के बारे में। आपको क्या लगता है कि 1991 में हमें ऑफिशियली पता चल गया कि वैश्वीकरण आ गया है भाई, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये सब आ गया है, तो क्या इस सभी से शुरू हो गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कोई आज की प्रक्रिया नहीं है। ये एक आधुनिक वैश्वीकरण जो हम मानते हैं वो शुरू होता है 1991, जैसे जो कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, ये टाइम बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले, जब वैश्वीकरण का नाम भी नहीं था तब भी वहाँ पे पहले ट्रेड हुआ करता था, काफ़ी सारी चीज़ें आदान प्रदान हम करते थे। वैश्वीकरण क्या है? सिंपली एक ट्रेड ही तो है। ट्रेड हो गया, लोगों का आदान प्रदान, पूंजी का प्रवाह, वस्तुओं का और बौद्धिक क्षमता का प्रवाह, इंटरनेट वगैरह सारी वस्तुओं का प्रवाह, ये सब हमारा वैश्वीकरण की बात में ही आता है। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता बहुत ही सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया सभ्यता भी पुरानी सभ्यता मानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता को भी पुरानी सभ्यता मानते हैं हम लोग। तो ये उस समय से चला चला आ रहा है। अब कैसे पता चलता है हमें? देखो, हड़प्पा सभ्यता के समय जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हमें पता चलता है कि वो ओमान प्लस मेसोपोटामिया से व्यापार करते हैं। अब देखो कैसे पता चलता है। ओमान की जो भाषा है वो तो खैर डिसाइफर नहीं हो पाई है, लेकिन जो मेसोपोटामिया की भाषा है वो डिसाइफर हो चुकी है। और मेसोपोटामिया में हमें पता चलता है उन्होंने अपनी डिक्शनरी में, अपनी भाषा में ओमान और हड़प्पा सभ्यता दोनों के मेलुआ या मलाह कुछ करके नाम दे रखे हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये हड़प्पा सभ्यता ओमान से ये भी ट्रेड किया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि वैश्वीकरण कितनी पुरानी प्रक्रिया है, ये कोई अभी की नई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब दायरों में बदलाव आ गया है। कैसे बदलाव आ गया है? क्योंकि पहले क्या होता था, पहले इतने कन्वीनियंस नहीं हुआ करते थे, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, कार का इतने इन्वेंशन नहीं हुआ था। ओके, बहुत टाइम लगता था चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन अब दायरों में कैसे बदलाव आ रहा है? क्योंकि हमारे पास नई नई फैसिलिटीज़ आई जा रही है, हम हर चीज़ को चुटकियों में कर देते हैं। एरोप्लेन्स है ना, प्राइवेट जेट होते हैं लोगों के, पानी समुद्र के द्वारा व्यापार किया जाता है, शिप्स बना लिए, बड़े बड़े आविष्कार किए जा रहे हैं। तो इस वजह से, इन चीज़ों की वजह से हमें आसानी होती है हर चीज़ का व्यापार, हर चीज़ का प्रवाह, हर चीज़ का लेन देन करने में। तो इस तरीके से अब दायरों में बदलाव आता जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे आधुनिक परिभाषा की, जो अब हम बात करते हैं। तो क्षेत्रीय और स्थानीय वस्तु व सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है। इसका मतलब हमारे राष्ट्र में, हमारे देश के अंदर कोई वस्तु बनती है, ठीक है, और या फिर हमारे किसी भी देश के अंदर कोई छोटे सा क्षेत्र में भी कोई वस्तु बनती है, और उन वस्तुओं का इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवाह अगर हम उसका आदान प्रदान करते हैं तो यही वैश्वीकरण कहलाता है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ रहे हैं, जिससे हमें ही फायदा होता है और सामने वालों को भी फायदा होता है। ओके, अब ये किन किन चीज़ों का होता है? फर्स्ट होता है पूंजी का, पैसों का होता है।
टूरिस्ट में आप देख सकते हैं, टूरिस्ट जब हमारे यहाँ पे आते हैं तो वो पैसा लेकर आते हैं। अगर अमेरिका साइड डॉलर लेके आ रहे हैं, डॉलर चेंज करवाते हैं वो, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, पैसा आता है। टूरिस्ट आते हैं तो कार कन्वीनियंस, जहाँ वो रुकते हैं, उनका रहना खाना पीना, जहाँ साइड वो देखने जाते हैं, हर चीज़ की वजह से पैसा हमारे देश में आता है। ओके, ये भी वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा एक है तरीका है। ओके, और टूरिस्ट से बहुत पैसा इवन हमारे देश के अंदर आता है। ओके, तो हमारा सेकंड पॉइंट है वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। काफ़ी ऐसी वस्तु हैं जो बाहर मिलती हैं लेकिन हम यहाँ घर बैठे बैठे उनका यूज़ कर रहे हैं। कैसे? वैश्वीकरण के थ्रू ही तो यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो हमें पता ही नहीं होता कि बाहर की कंट्री है। हम तो बिल्कुल एक अनजान लोगों की तरह होते हैं। अगर हम उनकी चीज़ पहली बार देखते तो हमें लगता है ओह ये क्या है, लेकिन अब हम हर चीज़ से परिचित है, हमें सब पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो लोग किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किन चीज़ों वहाँ पर फेमस है। तो ये चीज़ें, विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। मूवीज़ के थ्रू विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। हम वहाँ की मूवीज़ देखते हैं, इवन इंग्लिश मूवीज़ डब करके भी देखते हैं। और इवन हमारे इंडिया में भी काफ़ी लोग इंग्लिश लैंग्वेजेस समझते हैं जो इंग्लिश मूवीज़ को देखते हैं। और काफ़ी सारी मूवीज़ अलग अलग भाषाओं में बदली जाती है जिस वजह से लोग उनको समझ सके, उनके विचारों के आदान प्रदान हो सके। ठीक है, लोगों के भाषण वगैरह भी देखते हैं जिनसे उनके विचारों का हमें पता चलता है। श्रम का हम आदान प्रदान करते हैं, बुद्धि का करते हैं, सेवाएं, प्रौद्योगिकी, भाषा और संस्कृति। ओके, इन सब चीज़ों का हम आदान प्रदान करते हैं जिससे कि वैश्वीकरण के अंदर ये सब आता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत ही इन चीज़ों का आदान प्रदान संभव हो पाया है। अगर वैश्वीकरण ही नहीं आता अस्तित्व में तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं हर देश कोई ना कोई लैक कर रहा होता, कहीं ना कहीं उनके देशों में कमी होती। कहते हैं ना कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो ठीक इसी प्रकार कहीं ना कहीं कमी होती। लेकिन अब वैश्वीकरण ने इस कमियों को भरना शुरू कर दिया और सब लोग इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं अब हम वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम। अब हम आयाम के बारे में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा इन्हें, ये एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो इनका हमें इसके 3 आयाम है, राजनैतिक आयाम, आर्थिक आयाम और सांस्कृतिक आयाम। इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा राजनैतिक आयाम। राजनैतिक आयाम के अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा राज्य सत्ता और शक्ति में कमी। अब ये एक्चुअली इस पॉइंट को आप नेगेटिव भी ले सकते हो और पॉजिटिव भी ले सकते हो। किस तरीके से? देखो, राज्य की पहले क्या होता था, अगर जब हमारी इकोनॉमी एकदम बंद थी, हमारे देश में किसी और देश का कोई बोलबाला नहीं था यार, कोई देश हमारी नीतियों में इंटरफेयर नहीं कर सकता था या हमारे कोई सलाह नहीं दे सकता था। तो हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही सरकार की चलती थी, एक ही सब कुछ होता था और राज्य के साथ पूरी शक्तियाँ रहती थी। कोई अदर कंपनी ट्रेड नहीं करती थी, अदर कंपनी पे हमें डिपेंड नहीं होना पड़ता था, सिर्फ और सिर्फ राज्य पे हम लोग डिपेंड रहते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम दूसरी बाहर से जो कंपनीज आ रही है हम उन पे भी डिपेंड है। राज्य की जो सत्ता है उसकी शक्ति में कमी इसीलिए ही आ रही है क्योंकि हम अब राज्य पर इतना डिपेंड नहीं है। राज्य के अंडर सिर्फ 2 ही क्षेत्र आते हैं, एक तो कानूनी व्यवस्था, जो मैंने यहाँ पे 4th पॉइंट में राज्य का दायरा सीमित हो गया, ये दोनों सेम पॉइंट में आप लिख सकते हैं, कानून व्यवस्था इसका और नागरिक सुरक्षा, बस इसका दायरा यहीं तक ही सीमित रह गया है, इसके अलावा और इनका दायरा नहीं होता है। क्योंकि अब जो बाहर की जो कंपनीज हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती हैं, फैक्ट्रीज बनाती हैं, वो लोग सड़कें वगैरह हमारे यहाँ ढांचागत व्यवस्थाएं करती हैं जिस वजह से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, साथ में 4th पॉइंट भी इसका क्लियर हो ही गया होगा आपको। ओके, सेकंड पॉइंट है नागरिकता में बदलाव। अब नागरिकता में कैसे बदलाव आ रहा है? पहले जब वैश्वीकरण नहीं था ना, तो क्या होता था, जो एक नागरिक है वो सिर्फ उसी देश का नागरिक है, उससे और अदर कंट्रीज़ का वो नागरिक नहीं होता था। ना ही नागरिकों को इधर उधर जाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। ओके, इतना फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन अब भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हाँ, फिर भी हमारे इंडिया के काफ़ी सारे लोग फॉरेन कंट्रीज़ में इस टाइम हैं। कैसे हैं? और उनको इवन वहाँ की नागरिकताएँ प्राप्त है। और ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ड्यूअल नागरिकताएं प्राप्त होती हैं लोगों को। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रिया ऐसी कंट्री है, फ्रांस है, जर्मनी है, टर्की है, थाईलैंड, सीरिया और स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, बुल्गारिया, इन सब ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप मिलती है। इवन यूएसए के अंदर तो ये है कि किसी के पास अगर कनाडा और इज़राइल की सिटीजनशिप है तो वो यूएसए की सिटीजनशिप ले सकता है। ओके, तो इसमें ये सब होता है। तो इसी तरीके से नागरिकता में भी बदलाव आ रहा है। इवन अब आपको ये समझ में आ गया होगा। 3rd पॉइंट है हमारा लोकतंत्र, मानवाधिकार, सुशासन के विषय में राज्य को लाभ। इससे राज्य को बहुत लाभ मिलता है। किस तरीके से लाभ मिलता है? देखो, मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे।
जैसे मानव अधिकार की बात कर लें हम, अगर हमारे यहाँ पे हमारे देश के अंदर कोई किसी मानव के अधिकारों का हनन हम करने, कोई सरकार या कोई संगठन करने की कोशिश करता है, तो अब इंटरनेशनली भी उस चीज़ को देखा जाता है और हमारी मतलब उस मानव का भी, मानव के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाता। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आपने सुना होगा 2009 में एक आसिया बीवी का एक केस हुआ था। क्रिश्चियन महिला थी जिन्होंने वो एक लेबर महिला थी क्रिश्चियन, लेकिन वो क्रिश्चियन थी और पाकिस्तान की वो महिला थी और वहाँ पे मोस्टली मुस्लिम लोग रहते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा, वो उन्हें पानी पीना था, उन्होंने एक जगह से पानी पिया जहाँ पे मुस्लिम लेडीज़ भी थी। उन्होंने उनको बोला कि तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकती, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी। तो उनके बीच में बहस हो गई और कुछ ये निकल कर आता है कि उन्होंने जो क्रिश्चियन महिला थी उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ गलत बोला, जो कि वहाँ पे एक रूल है कि अगर पैगंबर मोहम्मद के बारे में कोई गलत बोल दे तो उनको फांसी की सज़ा या मौत की सज़ा दे दी जाती है। लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं था, उन्होंने क्या पता कुछ भी बोला, कुछ नहीं कह सकते ना। इसी वजह से ये केस काफ़ी टाइम तक चलता रहा और उनको जो सपोर्ट किया, उनको पंजाब के एक प्रोविंस ने, उनका नाम शायद हाँ सलमान तासीर था, उन्होंने उनको सपोर्ट करना चाहा, आसिया बीवी को इनको जेल में डालने की कोशिश की। आसिया बीवी को सपोर्ट करना चाहा ना सलमान तासीर ने, तो उनको भी गोली मरवा दी। इवन उनके ही गार्ड ने उनको गोली मार दी। इवन एक और थे, उन्होंने भी इनका सपोर्ट करना चाहा, उनको भी गोली मरवा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको फ्री कर दिया, फिर भी पाकिस्तान की सरकार ने इनको फ्री नहीं किया। लेकिन हमारे जो इसी की वजह से जो इंटरनेशनल लेवल पे और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, इवन हमारे इंटरनेशनल लेवल पे सरकारें हैं, उन्होंने इस केस को बहुत अच्छे से देखा और आसिया बीबी का बहुत साथ दिया। इवन इस टाइम आसिया बीबी जो है वो कनाडा में रह रही हैं अपने बच्चों के साथ। तो ये सब क्या है, अगर एक ही कंट्री के अंदर देखा जाता है, इवन अगर पाकिस्तान में वो आसिया बीबी इस टाइम होती है और कनाडा उनकी मदद नहीं करता, इवन और भी इंटरनेशनल लेवल पे संगठन उनकी मदद नहीं करते, तो क्या होता, वो तो उनको तो कब की फांसी की सज़ा दे दी जाती, कोई उनके हक में अगर बोलता ही नहीं। तो इससे क्या होता है, एक तो लोकतंत्र में भी बढ़ावा मिल रहा है। पहले सरकार चाहती थी हमारा ही सिर्फ और सिर्फ दबदबा हो, लेकिन अब जैसे जैसे वैश्वीकरण खुल रही है, अर्थव्यवस्था खुलती जा रही है, बाहर की कंट्रीज़ भी अगर लोकतंत्र की कहीं गड़बड़ी लगती है तो बाहर की कंट्रीज़ भी वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करती है। जैसे कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के मुद्दे में बात की थी, जहाँ पे तालिबान का एक संगठन वहाँ पे काम करता है, तो वहाँ पे सरकार को बनाने में उन्होंने बहुत हेल्प की थी अमेरिका ने, है ना। तो इस तरीके से ये लोकतंत्र में भी काफ़ी सारा सुशासन में इनको राज्य को बहुत लाभ मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैश्वीकरण के कारण ही। और मानवाधिकार में हनन को उन्होंने रोका। आसिया बीवी अब बहुत अच्छे से कनाडा में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं अपने बच्चों के साथ। तो ये बात है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। हमारा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्थिक आयाम। ठीक है, आर्थिक आयाम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आर्थिक आयाम में देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सबकी अर्थव्यवस्था जुड़ रही है। ओके, आर्थिक आयाम होता क्या है। आर्थिक आयाम मतलब होता है कि एक इकोनॉमिक लेवल पे सबकी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ रही है और हम अर्थव्यवस्था में एक दूसरे के सहयोग में वृद्धि कर रहे हैं। ओके, मतलब उनको भी फ़ायदा हो रहा है अर्थव्यवस्था में और हमारी अर्थव्यवस्था में भी उनसे फ़ायदा हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल लिख रखा है, जैसे जापान हेल्प कर रहा है इंडिया की बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, है ना। और आपने वैसे बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी कि दूसरी कंट्री किसी और कंट्री के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है या फिर वहाँ पर हेल्प कर रही है किसी चीज़ को बनाने में, सड़क निर्माण करने में या फिर कोई डैम बनाने में। इस तरीके से निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है और हम एक दूसरे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करते रहते हैं, जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा और हमारी अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा हो। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट है स्वतंत्र आदान प्रदान। आर्थिक आयाम में सॉरी, एक तो वस्तुओं, चीज़ों, हर चीज़ का स्वतंत्र आदान प्रदान होता है, कोई रोक टोक नहीं होती। जो टैरिफ भी अगर वो लगाते हैं, इवन टैक्स भी लगाते हैं, तो वो भी एक तरीके से किसी दायरे तक एक पैरामीटर्स होते हैं उनके भी, जिस वजह से वो लगते हैं। अदरवाइज़ ऐसे कोई यूं ही उठा के नहीं लगा देता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरा इन चीज़ों पे कंट्रोल करती हैं कि कोई भी कंट्रीज़ अपनी मनमानी इन चीज़ों में ना कर सके, हर चीज़ का एक स्वतंत्र ट्रेड हो सके। तो स्वतंत्र आदान प्रदान किया जाता है हर चीज़ का, पैसों का, वस्तुओं का, हर चीज़ों का। ठीक है, जिस वजह से काफ़ी फ़ायदा होता है। और थर्ड पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार का निर्माण। ये
इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार का निर्माण हो रहा है। जैसे अमेजोन, ठीक है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये कंपनी कहाँ की है, बाहर की कंपनीज है। और इवन हम भी, अमेजोन तो इतनी फेमस हो गई है हमारे इंडिया में भी कि अमेजोन को सब ट्रस्ट करके इसका प्रोडक्ट खरीदते हैं। इवन हमारे घर में भी सब लोग ट्रस्ट करके, अगर मैं बोलती हूँ ना कि मुझे फ़ोन चाहिए तो कहते हैं अमेजोन से मंगवा ले, कोई और मतलब ज़्यादा, अमेजोन तो इतनी फेमस हो गई है। ओके, तो ये सब क्या है, अमेजोन हमें, फ्लिपकार्ट हमें ऑनलाइन ऐसा मार्केट प्रदान करता है। वो इवन वो मेन उसकी ब्रांचेस कहीं पे भी हो, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ब्रांचेस यहीं मेन अपनी ब्रांचेस यहाँ पे खोल रखी है, जिस वजह से सारा हमारा सामान कुछ दिनों में ही डिलीवर हो जाता है। इवन को अब तो कुछ घंटों में, बहुत जल्दबाजी, मतलब बहुत स्पीडली ये चीज़ें कर देते हैं। फ्लिपकार्ट में भी यही सब होता है। तो ये चीज़ें क्या हमें प्लेटफॉर्म प्रदान करती है कि हम लोग सब लोग सेम लग सके। जहाँ इंग्लैंड में अगर कोई चीज़ यूज़ हो रही है तो उस चीज़ को हम भी यूज़ कर सकते हैं, इन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के थ्रू कर सकते हैं। ये हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देती है, वो चीज़ें हमें उपलब्ध करवाती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हमारा 4th पॉइंट है व्यापार संतुलन में वृद्धि। इससे व्यापार संतुलन में वृद्धि होती है। अब आप ये देखिए कि एक तो हमारे देश में अगर वैश्वीकरण जब नहीं था, हमारे देश में अगर कोई सामान बन रहा है तो वो हमारे देश में ही बन रहा है, हमारे देश का ना उससे कोई तरक्की हो रही है ना। और हमारे देश में, और पता है क्या होता है, ये होता है कि अगर हमारा कोई कंपटीशन ना हो ना तो हम उस चीज़ में वृद्धि नहीं करना चाहते, हम कोई क्रिएटिव चीज़ करना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर कंपटीशन हमें मिल जाए सामने तो हम उस चीज़ को और इम्प्रूव करना की सोचेंगे, बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी चीज़ मार्केट में आए। तो इसी तरीके से व्यापार में संतुलन भी हो रहा है। अगर इम्पोर्ट करते रहेंगे, इम्पोर्ट ही कराते रहेंगे तो एक्सपोर्ट में दिक्कत आ जाएगी। तो हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल बैलेंस करना पड़ता है। कोई चीज़ हमारे यहाँ बहुलता में है तो हम उसको कर सकते हैं एक्सपोर्ट, है ना, और कोई चीज़ हमारे यहाँ कमी में है तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से व्यापार संतुलन में भी वृद्धि होती जा रही है इस वजह से, और ये बहुत अच्छा पॉइंट भी है। 5th पॉइंट है वस्तुओं की बहुलता और कीमतों में भी कमी आ रही है। अब देखो, मैंने बताया आपको इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारा सामान बनता है, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, जिस वजह से वस्तुओं की बहुत बहुलता होती जा रही है और उनकी कीमतों में भी कमी आ रही है। अगर एक ही कंपनी होगी, एक ही कंपनी अपना सामान बनाएगी तो क्या होगा, वो कंपनी अपने मनचाहे पैसे ग्राहक से ले सकती है क्योंकि उसका कोई कंपटीशन नहीं है। उसको पता है यार कि ये चीज़ ज़रूरी है और ये बंदा मुझसे ही ये सामान लेने वाला है और कोई तो बेचेगा नहीं, तो मैं अपनी मनचाही कीमत पे इन चीज़ों को बेच सकता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वैश्वीकरण के कारण और भी कंपनीज जो आती हैं हमारे देश में इन्वेस्ट करती हैं और उन सामानों को वो भी उनका उत्पादन करती हैं, जिस वजह से सामान, एक ही वस्तु के अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप तेल की बात करें तो बहुत सारे तेल मिल जाएंगे आपको। शैम्पू की बात करें, सनसिल्क, हेड एंड शोल्डर, डव, बहुत सारे शैम्पूज ऐसे आते जा रहे हैं जिस वजह से वो और अपनी क्वालिटीज़ को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, अपने रेट्स कम कर रहे हैं। पहले रेट बड़े होते थे लेकिन अब रेट कम कर रहे हैं, उनके साथ ऑफर दे रहे हैं, शैम्पू के साथ कंडीशनर फ्री। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैश्वीकरण के कारण कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों को बहुत फ़ायदा होता है कि कीमतों में कमी आती है। ठीक है, 6th पॉइंट हमारा विदेशी निवेश में वृद्धि। ऑब्वियसली बात है, अगर बाहर से कंपनीज हमारे यहाँ पे आएगी तो विदेशी निवेश तो बढ़ेगा ही, विदेशी इन्वेस्टमेंट होगा, वृद्धि होगी, हमारी इकोनॉमिक बढ़ेगी, काफ़ी सारा हमें फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए आर्थिक आयाम में हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। तो यहीं पे आर्थिक आयाम हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। 3rd पॉइंट हमारा सांस्कृतिक आयाम। सांस्कृतिक आयाम के अंदर क्या होता है? संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है? खान पान पर प्रभाव पड़ता है और रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या प्रचलन था? साड़ी पहनने का, सूट पहनने का। हम लोग जीन्स पहन रहे हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पहन रहे हैं। कहाँ से देखकर पहन रहे हैं? बाहर से देखकर पहन रहे हैं। और वहाँ के लोग भी हमारे जैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो इससे रहन सहन पे और कपड़े, इन सब चीज़ों पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ओके, खान पान पे पिज़्ज़ा खाना पसंद कर रहे हैं, बर्गर, मोमोज़, ये चीज़ें तो बस लोगों की, सबकी, इवन मेरी भी बहुत फेवरेट हो गई है। बहुत अच्छा लगता है, इन्हें खाती हूँ तो टेस्ट अच्छा आता है ना। तो क्या है ये सब वैश्वीकरण के कारण तो हुआ है। अगर हमें पता ही नहीं होता ये क्या है, पिज़्ज़ा क्या है, मोमोज़ क्या है, बर्गर क्या है, तो हम अपने में ही एक लगे रहते हैं ना। तो इस तरीके से संस्कृति में बहुत प्रभाव पड़ता है, खान पान का, रहन सहन का, हर चीज़ का। रूढ़िवादिता का अंत होता जा रहा है। देखो, रूढ़िवादिता मतलब होता है पुरानी सोच के व्यक्ति, पुरानी सोच मतलब ऐसी चीज़ जो, रूढ़िवादिता एक ऐसी विचारधारा है जो किसी चीज़ को एक
जिसने एक बार उसने वो धारणा बना ली ना अपनी, वो उस धारणा से हटकर फिर सोच ही नहीं सकता, वो उसी धारणा में सोचता है। लेकिन अब रूढ़िवादिता का अंत होता जा रहा है, लोग नई नई शैलियाँ देख रहे हैं, इवन टीवी में भी बहुत सी चीज़ ऐसी बताई जाती है जिससे कि हमें बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत ज्ञान मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि नहीं यार ये सही नहीं है, ये सही है। हमें खुद अपने आप को परखने का मौका मिलता है, हमें जान पाते हैं हम कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इवन मूवीज़ भी आजकल ऐसी बन रही है कि डेली लाइफ से रिलेटेड, कि हम उसको रिलेट कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, है ना। तो इस तरीके से रूढ़िवादिता का अंत होता जा रहा है ना। जीवन शैली में बदलाव है, जैसे कि जीवन के रहन सहन में बदलाव है। जैसे कि पहले हमारे यहाँ पे अगर हम सोचे भी ना कि हमें अपना घर कैसे बनाना है, तो इस टाइम हम क्या कर सकते हैं, वैश्वीकरण के कारण हम देख सकते हैं कि बाहर की कंट्रीज में कैसे घर बने हुए हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग उनका आइडियाज़ ले सकते हैं ना। तो इस तरीके से जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, रहन सहन खान पीन, है ना, काफ़ी चीज़ों में बदलाव आ रहा है, तो ये भी होता है। उसके बाद त्योहारों का प्रचार प्रसार, त्योहारों के प्रचार प्रसार हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो हमारे यहाँ मनाए जाते हैं बाहर की कंट्रीज़ के, हमारे त्यौहार उनके यहाँ मनाए जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? वैश्वीकरण के कारण तो हो रहा है। अगर वैश्वीकरण नहीं आता तो हमें पता ही नहीं होता कि भाई ऐसे त्यौहार भी बनाए जाते हैं। क्रिसमस है, क्रिश्चियन का है त्यौहार, लेकिन वो हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है, बाहर की कंट्रीज़ में ये मनाया जाता है। तो ये सब हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से, है ना। हमें लगता ही नहीं कि वो अनजान है, वो अनजान है। पहले हम क्या बोलते थे कि यार ये तो अलग है, अलग है तो उसको एलियन बना दो, बट ऐसा नहीं है। हम लोग अब एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, हम लोग एक दूसरे में एक दूसरे की छाया देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि हाँ यार सेम सेम ही है सब। ओके, अब आपको यहीं पे हमारे आयाम खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इनके प्रभाव की। देखो, वैश्वीकरण के दो तरीके से प्रभाव पड़ते हैं। एक तो है सकारात्मक प्रभाव। अब मैंने आपको जितने भी आयाम बताए हैं, मैंने सकारात्मक भी बताए हैं, नेगेटिव भी कुछ बताए हुए हैं, तो आप एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा। बाकी मैंने नकारात्मक भी लिख दिए हैं, और एक नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। आइए बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सूचना प्राप्त करना आसान हो गया है सूचना प्राप्त करना आसान। पहले इतना कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, प्रोवाइड नहीं होती थी, जिस वजह से सूचना प्राप्त की जा सके। लेकिन अब जनगणना और इजी हो गई है। पहले घर घर जाकर हमको जनगणना के लिए पूरे डेटा वगैरह लेना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा और हम इजी तरीके से कर पाते हैं। हम ऑनलाइन इसमें सबमिशन कर पाते हैं, ऑनलाइन जानकारी अपनी दे भी सकते हैं और सरकार से ले भी सकते हैं। सारी जानकारी बहुत ईजी हो गई है। इवन अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट हमें सारी जानकारी एक ही जगह, हम अगर मैं घर पे बैठी हूँ तो घर पे ही मुझे इंटरनेट पूरी जानकारी उपलब्ध करवा देता है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, हम घर पे बैठ के भर सकते हैं, बाहर कैफ़े वगैरह भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है, खर्चा भी बचा है जाने का, टाइम भी बचता है ना, और घर पे ही बैठ के हम सब कर भी सकते हैं। ओके, तो सूचना प्राप्त करना बहुत आसान हो गया। ढांचागत विकास हुए, नई नई फैक्ट्री जब हमारे देश के अंदर आएगी तो हमारे ढांचा में तो बदलाव आएगा ही। बाहर की कंट्रीज आती हैं, बाहर की कंपनीज आती हैं, स्कूल्स बनवाती हैं, सड़कों का निर्माण करवाती हैं, हर चीज़ का निर्माण करवाती है, और हमारे यहाँ पे जॉब वगैरह भी देती हैं। तो इस तरीके से ढांचागत विकास होता है। विदेशी मुद्रा का प्रभाव, मैंने जैसे बताया, अगर टूरिस्ट लोग हमारे यहाँ पे भी आते हैं तो वो बहुत सारा पैसा भी हमारे यहाँ लेकर आते हैं। इवन लेकर इन द सेंस कि अगर वो ट्रैवल करेंगे तो हमारे यहाँ पे खर्चा तो करेंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि बिना खर्चे के वो निकल जाएंगे, आएंगे, होटल्स में रुकेंगे और कहीं देखने जाएंगे, ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, हर चीज़ का खर्चे होंगे। तो जिस वजह से मुद्रा, विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ पे आती है, और जिस वजह से हमें बहुत फ़ायदा होता है। सेवा क्षेत्र में उन्नति होती है। इसका मतलब कि नई नई कंपनीज़ के नए नए लोग अलग अलग सेवा क्षेत्र में आते हैं, उनमें अपना योगदान देते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, है ना। ये सब ऐसे लोग होते हैं जो सेवा क्षेत्र के में आते हैं। इनको सैलरी मिलती है लेकिन ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। ओके, तो इनमें भी उन्नति होती है। जैसे कि हमारे यहाँ से टीचर्स बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होता है हमारे कारण, हमारे यहाँ से आते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों में होते हैं। कीमत में कमी आती है, जैसे मैंने आपको बताया, जब सामान बढ़ता है तो कीमतों में तो कमी आती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें मिलने लगती है। लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं कि हाँ मैं ये ले सकती हूँ। पहले ये ऑप्शंस नहीं मिलते थे, क्योंकि पहले कुछ चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। कीमतों में कमी आ गई है, गुणवत्ता में सुधार होने लगा है। अब कंपटीशन बढ़ेगा। पहले एक ही कंपनी होती थी तो वो भाई बना लेती थी, वो और इम्प्रूवमेंट करना चाहती ही नहीं थी, लेकिन अब गुणवत्ता में सुधार वो कर रही हैं, क्योंकि वो चाहती कि हमारा प्रोडक्ट उस कंपनी से बेहतर हो। कंपटीशन जहाँ पे होता है वहाँ पे गुणवत्ता तो भाई बढ़ती ही बढ़ती है। ओके,
मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ उसका एक, ठीक है। जैसे कि अगर एक बच्चा घर में ही बैठ के पढ़ रहा है तो वो सोचेगा भाई मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे तो सब आता है। और जब वो घर से बाहर निकल गया, वो इंस्टीट्यूट में इसने कोई ज्वाइन कर लिया, पता चला कोई और लोगों से बात की, तब उसे पता चलेगा कि नहीं यार, ऐसे और भी बच्चे हैं जो मुझसे भी ज़्यादा पढ़ते हैं। अपने घर में सब लोग शेर होते हैं, बाहर निकल के देखते हैं तब पता चलता है कि कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रतियोगिता मूलक बाजार। जैसे कि प्रतियोगिता बढ़ता जा रहा है, प्रतियोगिता चल रहा है, इस वजह से काफ़ी गुणवत्ता में सुधार आता है। और हम इससे ना एक्चुअली ग्राहक को बहुत फ़ायदा होता है। ग्राहक नई नई चीज़ें देख सकता है, नई नई चीज़ें खरीद सकता है, सब चीज़ें वो कर पाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी हो रही है, रोजगार मिलते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा। अब बाहर की कंट्रीज आएंगी, फैक्ट्रीज लगवाएंगी तो हमारे कर्मचारियों को तो लेंगी ना, भर्ती करेंगी, जॉब्स देंगी, मैनेजर होगा वहाँ पे, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लेबर्स होंगे, काफ़ी सारी उनको जॉब्स के अवसर मिलते हैं, जिस वजह से हमारे देश को ही इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी नकारात्मक प्रभाव की। क्या नकारात्मक प्रभाव है? वैसे वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव तो ज़्यादा ही हैं बात की जाए तो। अब बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला है। अब ये कैसे बढ़ावा मिला है? देखो, साम्राज्यवाद क्या होता है? अपने एक देश पर कब्जा कर लेना या उसको कॉलोनी बना लेना, ठीक है। अपने देश की चीज़ों को वहाँ बेचना, वहाँ विस्तार करना, इस तरीके से साम्राज्यवाद कहलाता है ये, ठीक है। साम्राज्य का बिल्कुल विस्तार करते जाना साम्राज्यवाद होता है। अब ये आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा कैसे मिल रहा है? जैसे कि देखो, बाहर की कंपनीज आती हैं, है ना, और हमारी कंपनीज, उसमें अगर छोटी छोटी कंपनीज हैं हमारी तो वो बंद हो जाती है, उनको वो अपने अंडर ले लेते हैं, या तो उसके शेयर्स खरीद लेते हैं, उनको अपने अंडर ले लेते हैं, जिस वजह से ये साम्राज्यवाद बढ़ता जा रहा है और हमारी डिपेंडेंसी उन कंपनीज के ऊपर बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर वो कंपनीज चली गई तो हमें तो उनकी आदत पड़ चुकी है अब, है ना। तो अगर वो कंपनी चली गई तो हमें ही बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो इस तरीके से हम उन पर डिपेंड होते जा रहे हैं और उनका साम्राज्यवाद वो भी अपनी इस तरीके से वो चीज़ें बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। और आपको एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अब दूरदर्शन चैनल को कोई नहीं देखता है ना। अब नए नए चैनल्स आ गए हैं टीवी के अंदर, दूरदर्शन चैनल हमारा इंडिया का चैनल खुद का, अब वो कोई इतना देखना पसंद नहीं करता है, बाकी सब अदर चैनल्स देखना पसंद करते हैं। तो इससे आप ये देख सकते हैं, बाकी कंपनीज भी आपको पता ही होगा। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा अमेरिकी संस्कृति वर्चस्व को बढ़ावा मिलना। ये कहा जाता है कि अमेरिका की संस्कृति को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है ना। वहाँ की जीन्स बहुत लोग पहना करते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। कैसे होती हैं? अब ये ऐसा नहीं है कि हमारे खादी कुर्ते भी लोग जीन्स के साथ पहनते हैं, लेकिन वो बहुत कम पहनते हैं, लेकिन हम उनकी कॉपी बहुत ज़्यादा करते हैं। और कुछ से लोग कहते हैं, आलोचक ये कहते हैं कि जो वैश्वीकरण है वो मेनली क्या है? वो मेनली पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देने का एक हथियार है, हथकंडा है, ये है वैश्वीकरण। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अमेरिकी संस्कृति को बढ़ावा मिला है, वर्चस्व को बढ़ावा मिला है, ठीक है। श्रमिकों का शोषण होता है। कैसे शोषण होता है? अब देखो, एक कंपनी एक फैक्ट्री लगाई है हमारे यहाँ, बाहर की किसी कंट्री ने आकर एक फैक्ट्री लगवाई है कंपनी ने। ओके, वहाँ पे उन्होंने जब काम ज़्यादा था तो उन्होंने मज़दूरों को रख लिया। अब काम उनको कम पड़ रहा है, मंदी आ रही है, तो वो मज़दूरों को निकाल देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे श्रमिकों का शोषण ही तो हो रहा है। उनको यही नहीं पता कि आज हम इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कल हम इस फैक्ट्री में हैं या नहीं है, इनको नहीं पता। तो इस तरीके से इनका शोषण भी होता है। और इवन अब कुछ मजदूर इतने श्रमिक इतने मजबूर होते हैं कि उनको अपने घर का रोजी चलाने के लिए वो एक्स्ट्रा आवर्स में भी काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अदर ऑप्शन नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कृषि क्षेत्र को कम महत्व दिया जाता है। अब आप जानती है कि हम लोग सारी फैक्ट्रीज वगैरह लगाए जा रहे हैं ना, तो इससे कृषि क्षेत्र को भी बहुत कम महत्व देने लगे हैं। पहले मेन हमारी अर्थव्यवस्था थी कृषि पर निर्धारित थी, इवन अब भी अर्थव्यवस्था हमारी कृषि पर ही निर्धारित है, लेकिन फिर भी कृषि को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। अब ऐसा तो आपने कम ही सुना होगा कि बाहर की कंट्री आ रही है और यहाँ पे खेती कर रही है, ऐसा तो आपने बहुत ही कम सुना होगा ना। हर कोई आगे फैक्ट्री लगा रही है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, लेकिन खेती कर रही है ये तो नहीं सुना होगा। खेती में मदद कर रही है ये तो बहुत कम सुना होगा। तो इसी तरीके से कृषि को बहुत महत्व कम दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्तावाद और बाजारवाद की प्रवृत्तियों को जन्म मिला जा रहा है। अब इसका मुझे एक बहुत अच्छा सा एक निबंध मैंने पढ़ा था जैनेंद्र कुमार का, आपकी हिंदी में होगा,
आप पढ़ सकते हो उन्हें, है ना। वो बाजार दर्शन के बारे में बताते हैं कि जो बाजार है वो हम लोगों को खींचता है अपनी और आकर्षित करता है। अगर इंसान की जेब में पैसा भी नहीं है ना, तो फिर भी वो बाजार जाने की एक उसके मन में लालसा होती है। और यही लालसा, और जिसके पास पैसा है वो बाजारवाद इनकी शक्तियों को एक दुरुपयोग इनका करता है। क्योंकि बाजार क्यों बनाए गए थे, अस्तित्व में बाजार क्यों आए थे? बाजार इसलिए आए थे क्योंकि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। लेकिन लोग क्या करते हैं, ज़रूरत का सामान, वो अगर वो सामान ज़रूरत का नहीं भी है तो भी बाजार की चीज़ें उनको इतना आकर्षित करती हैं कि वो उन चीज़ों को खरीद लेते हैं, चाहे वो सामान उनकी ज़रूरत का हो या ना हो। तो इस तरीके से उपभोक्तावाद में भी यही है कि कुछ लोग पैसों के दम पर सामान खरीद लेते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि उन चीज़ों का यूज़ कहाँ पर है। बस उनको चमकती हुई चीज़ दिख गई और उन्होंने उनको खरीद लिया, ठीक है। तो इस तरीके से बाजारवाद की प्रवृत्तियों को जन्म मिल रहा है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है लघु उद्योगों के लिए चुनौती। जैसे कि मैंने आपको बताया, लघु उद्योगों के लिए किस तरीके से चुनौती है। जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ रही हैं, वो छोटी फैक्ट्रीज को उनको रहता है कि कहीं हमारे शेयर्स ना खरीद ले, हम कहीं बंद ना हो जाए। क्योंकि नए नए मॉल्स आते जा रहे हैं ना, बाजार की जगह नए नए मॉल्स आ रहे हैं, हब्स आ रहे हैं। और छोटे छोटे, अब पहले घर हुआ करते थे, अब फ्लैट के कल्चर आ रहे हैं, नए नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा भिन्न प्रभाव प्लस परिणाम। अब देखो, वैश्वीकरण के ऐसा नहीं है कि हर जगह पॉजिटिव चीज़ें ही हुई है, उसके हर जगह अलग अलग परिणाम है, ओके। अब मैं आपको एक सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये देखो, क्या हुआ था, बाहर की गई कंपनी आई थी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। किसानों ने क्या किया था, कुछ किसान ने वहाँ से बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कुछ बीज खरीदे थे, ठीक है। उनसे बीज खरीदे, जिस वजह से उनको ऐसा लगा कि अब हमारी जो क्या नाम है, हमारे जो बीज है, इन बीज को हम लगा के बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है और इससे फसल और भी अच्छी आएगी। लेकिन क्या हुआ, उस बीजों की वजह से सारी फसल ख़राब हो गई, जिस वजह से किसानों ने आत्महत्या कर ली। अभी एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। सेकंड, मैं अब दूसरी एक बात आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ था कि जैसे कि आपको मैंने बताया है कि अमेरिकी सांस्कृतिक वर्चस्व को बहुत बढ़ावा दिया है वैश्वीकरण ने। तो कॉलेज की गर्ल्स बहुत मतलब पश्चिमी कपड़े पहनती हैं, ठीक है, शॉर्ट ड्रेसेस, इस तरीके से ड्रेसेस पहनना शुरू करती हैं। तो उन्हीं लड़कियों को, कॉलेज के छात्रों को एक उग्रवादी संगठन ने, हमारे यहाँ पे मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, उग्रवादी संगठन ने धमकी दी थी, ठीक है, कि इनको चीज़ों का यूज़ वो ना करें। इस चीज़ को धमकी मिलना शुरू हो गई थी। तो ये भी एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। और एक चीज़ क्या थी, मुंबई के एक फिल्म निर्माता थे, उनका मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, तो उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने एक इंग्लिश मूवी का स्क्रिप्ट चोरी करा है, उसकी कहानी को चुरा के अपनी मूवी में डाला है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही तो है, इसके प्रभाव भिन्न भिन्न पड़े हैं अलग जगह पे, है ना। तो ये भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकारी उद्योगों के लिए चुनौती। सरकारी उद्योगों के लिए भी चुनौती है इन चीज़ों के लिए, है ना। तो इसमें ये भी बात है, सरकारी उद्योग ये वही लघु उद्योगों में ही आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि जो देखा जाता है, अब आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी, देखो अगर आप गवर्नमेंट टॉयलेट्स में जाते हैं तो वो इतने क्लीन नहीं होते हैं, बहुत टाइट, गंदे से अनटाइडी होते हैं और आपका मन भी नहीं करता है इवन जाने का। लेकिन अगर प्राइवेट वॉशरूम में अगर आप जाएंगे तो वो बहुत क्लीन होते हैं, बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो इसी प्रकार से अब सरकारियों को, हमारे मन में भी एक बैठ गया कि यार सरकारी है, क्या पता सही हो या ना हो। तो इस तरीके से उनके उद्योगों को भी एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। और इवन अब आप स्कूल की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल में वही परिवार बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं जो थोड़े मिडिल क्लास फैमिली है ना। जो अमीर लोग हैं वो ये नहीं सोचते कि हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, वो कहते हैं नहीं, हम तो बहुत बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको पता है वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है। तो इस वजह से सरकारी उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का ये सामना करना पड़ता है इनको, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये उत्पादों का अति विशिष्टीकरण। इसका मतलब क्या होता है, देखो अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। जैसे एक इंसान ने एक कमीज़ बनाई। अब इस टाइम क्या हो रहा है, एक व्यक्ति एक ही चीज़ को प्रॉपर नहीं बना रहा है। चलो कमीज़ छोड़ो, फ़ोन की बात करते हैं। एक फ़ोन बनाया, हमारे इंडिया में एक फ़ोन बना, वही उसके अंदर के पार्ट्स जो रहे वो चाइना में लग रहे हैं, फिर आगे का काम अमेरिका में जाके लग रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, उत्पादों का इतना विशिष्टीकरण हो गया है कि एक जो व्यक्ति है जिसने उस चीज़ का निर्माण किया है, उस चीज़ का उत्पाद किया है, उसको ये वो उस चीज़ से कनेक्ट कर ही नहीं पाते, अपनी चीज़ को जुड़ा हुआ महसूस कर ही नहीं पाते। वो कहते हैं, सोच ही नहीं पाते कि यार ये मैंने बनाया है, क्योंकि चीज़ों का इतना विशिष्टीकरण हो गया है ना। इसमें ये बात है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन, राज्य की शक्ति में कमी। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें ट्रेड करना है और उनसे काफ़ी सारी चीज़ों में उनका
साथ लेना है, तो कुछ ना कुछ संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनी हुई है जिस वजह से वो हर 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 इवन नो कुछ कम राज्यों पे नहीं, इवन सारे राज्यों पर वो कुछ अपने रूल्स को मतलब बोलती है कि हाँ तुम्हें ये फॉलो करने हैं, जिस वजह से राज्य की शक्तियों में भी कमी आ रही है। ओके, तो ये भी बात है। उसके बाद है सांस्कृतिक मूल्यों को पिछड़ा माना जाता है। जैसे कि सांस्कृतिक मूल्यों को पिछड़ा माना जाता है। अब किस तरीके से माना जाता है, देखो जैसे कि अब आजकल की युवा पीढ़ी है, वो क्या कहते हैं अगर हमारी फैमिली के अंदर कोई ये बोले कि नहीं बेटा सूट पहनो, सूट पहनना अच्छा होता है, लड़कियों को सूट पहनना शोभा देता है, ऐसे बोलते हैं अगर वो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं तो पुराना ओल्ड फैशन है, हटाओ ना इसे, हम कौन पहनेगा इसे, है ना। अगर आप सूट की भी चलो छोड़ो, अगर आप ये बोलते कि भाई बेटा चलो पूजा करने चलते हैं, मंदिर चलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या आप पूजा करते रहते हो, छोड़ो ना, ये सब बेकार की बातें हैं, कौन करता है आजकल ये सब, आजकल ये सब नहीं चलता है। तो हम ये कहाँ से सीख रहे हैं, बाहर से ही तो सीख रहे हैं। तो वही हम अपने सांस्कृतिक जो हमारे वैल्यूज़ है, मूल्यों को, उनको हम पिछड़ा समझने लगे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इनको फॉलो करेंगे ना तो हम लोग पिछड़े लोग हो जाएंगे और हमें लोग गलत समझेंगे या हमें वो कूल नहीं समझेंगे। कूल की जो उपाधि होती है आजकल के बच्चों में, टीनेजर्स में होता है, वो कूल बनने की कोशिश करते हैं। लड़कियां जो हैं अपनी उम्र में, बचपना होता है लेकिन बचपनों में बड़ी वाली हरकतें करना शुरू कर देती है, लिपस्टिक लगाती, छोटे बच्चे लिपस्टिक लगा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, कैसे, वो क्या देख रहे हैं, बड़ों को देख देख के कर रहे हैं, और फिर जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो इन सांस्कृतिक मूल्यों को पिछड़ा समझने लगेंगे, है ना। तो इसी तरीके से क्या नाम है, ये हमारे नकारात्मक प्रभाव हैं, है ना। यहीं पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ओके, तो आपने अब ये जो हमने पॉइंट्स बनाए थे आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। अर्थ भी आपने समझ लिया है, इतिहास समझ लिया है। ओके, प्रभाव नकारात्मक सकारात्मक दोनों पढ़ लिए हैं। आयाम के बारे में हमने पढ़ लिया है, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपको अगर इससे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।